ये सारे टूरिस्ट एक बहुत ही बड़े आइलैंड के किसी अनजान जगह पर चले जाते हैं, लेकिन उस जगह पर जो अफवाहें फैली थी वो सच होने लग जाती हैं। उनमें से कोई भी वापस लौट कर नहीं आ पाया। इस एडवेंचरस कहानी की शुरुआत होती है एक लड़के को दिखाते हुए जो किसी अंधेरी जगह पर फंसा हुआ था। वो तो एक बड़ा सा फॉरेस्ट और काफी बड़ा केव होता है जिसके अंदर वो लड़का बहुत समय से फंसा हुआ था। वो लड़का तो फ्रस्ट्रेशन में सिर्फ एक ही बात कहता है कि यहाँ पर कोई भी ना आए। वो तो अपनी लाइव वीडियो भी रिकॉर्ड कर रहा था ताकि एक्चुअल रियलिटी सभी को पता चले। ये जगह भले ही बहुत खूबसूरत है, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पर कुछ ऐसा है जो लोगों की जान ले लेता है। अचानक फॉरेस्ट के अंदर से कुछ तो अजीब आवाज आई। ये आवाज बहुत ही खौफनाक थी और धीरे धीरे उस लड़के की तरफ बढ़ती है। सीन एकदम से ब्लैंक हो जाता है। अब हमें कुछ समय पहले का मोमेंट दिखाया जाता है जहाँ पर स्कॉट नाम का एक लड़का अपनी गर्लफ्रेंड सैरा के साथ था। वो दोनों फिलहाल अपने वेकेशन पे थे और एक बहुत ही बड़े फेमस बीच पर जा रहे होते हैं। वो पूरा आइलैंड ही इतना फेमस था कि दूर दूर से लोग आते वहाँ एंजॉय करने के लिए। स्कॉट और सैरा भी सारी तैयारियां करके अपनी पैकिंग करने लग जाते हैं। अचानक स्कॉट को उसके दोस्तों का वीडियो कॉल आता है जिसमें पता चला कि बाकी सब पहले ही उस बीच पर पहुंच चुके हैं। वो सब तो स्कॉट और सैरा का इंतजार कर रहे थे। स्कॉट उन्हें देखकर काफी खुश होता है और पता चल रहा था कि वो काफी एंजॉय कर रहे हैं। बीच पर अभी से ही पार्टी चालू हो चुकी है। स्कॉट उन्हें बस थोड़ी देर तक रुकने के लिए कहता है क्योंकि वो फ्लाइट पकड़कर उस बीच पर कुछ समय में आ ही जाएंगे। स्कॉट सैरा से बताता है कि हमें ये वेकेशन बहुत अच्छे से एंजॉय करना है। सैरा भी काफी खुश थी क्योंकि उसका मोस्ट ऑफ द टाइम काम में ही जाता था। इस तरीके के वेकेशंस उन्होंने बहुत समय बाद किए हैं। तो बिना देरी किए स्कॉट और सैरा निकल पड़ते हैं अपनी फ्लाइट की तरफ। कुछ घंटों में फ्लाइट लैंड होती है और वो एक टैक्सी करते हुए अपने होटल के पास चले गए। जैसे तैसे स्कॉट और सैरा रात होने से पहले ही बीच पर पहुंच गए थे। वो अपने सभी दोस्तों से मिलते हैं और काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं। स्कॉट ने तो सैरा से बहुत पहले ही प्रॉमिस किया था कि वो इस आइलैंड पर एडवेंचरस एक्टिविटी भी करेंगे, यानी कि अंडर वाटर डाइविंग और कई फॉरेस्ट में जाकर अलग अलग जगहों पर घूमना। ये इसलिए क्योंकि सैरा को एडवेंचर करना बहुत पसंद है। अब उन सारे दोस्तों की एंजॉयमेंट उस बीच पर चालू हो जाती है। अब सभी एक बहुत ही बीच पार्टी में थे, तभी स्कॉट का एक फ्रेंड जिसका नाम ट्रेविस था, उसके पास कैरमेन नाम की एक लेडी आती है। वो लेडी बहुत ही ब्यूटीफुल थी और ट्रेविस के साथ बातचीत करने लगी। दोनों एक दूसरे से बहुत कम समय में काफी कंफर्टेबल हो जाते हैं। लग रहा था कि ट्रेविस कहीं न कहीं कार्मेन को पसंद करने लगा है। कार्मेन भी ट्रेविस के साथ उतना ही एंजॉय कर रही थी। थोड़ी देर के अंदर ही जैक नाम का भी एक अनजान आदमी आता है जो उनकी टीम में ज्वाइन हो गया। वो भी उनके साथ ड्रिंक करते हुए काफी एंजॉय करता है। लग रहा था कि अब जाकर उनकी पूरी टीम कंप्लीट हुई है। अब यहाँ देर रात तक पार्टी करने के बाद सभी अपने अपने कमरे में चले जाते हैं सोने के लिए, लेकिन यहाँ बेचारे स्कॉट को नींद ही नहीं आ रही थी। इसीलिए वो लैपटॉप पर कई सारी चीजें इंटरनेट पर सर्च करने लग जाता है। एक्चुअल बात ये होती है कि स्कॉट इस आइलैंड पर अपने दोस्तों के साथ नॉर्मल चीजें नहीं करना चाहता था। उसे एडवेंचरस चीजें करनी है, इसीलिए वो अलग अलग प्लेसेस इस आइलैंड पर ढूंढने लगा। उसे बहुत चीजें मिलती हैं, लेकिन फिर भी वो इंटरनेट पर सर्च करता ही गया। अब कुछ ही मोमेंट बाद स्कॉट को उस जगह पर हुई एक इंसिडेंट के बारे में पता चला। वो अनजान प्लेस इसी आइलैंड के सबसे पीछे वाले हिस्से में है और उस जोन के बारे में बहुत ही अफवाहें फैली हैं। कहा जाता है कि जो भी टूरिस्ट वहाँ पर गए वापस लौट कर नहीं आए। वहाँ पर एक केव मौजूद है जो बहुत ही ज्यादा पौराणिक है और उस जगह पर आज भी कुछ ऐसे जानवर रहते हैं जो कि कई साल पहले जिंदा हुआ करते थे। खैर बहुत सारे लोग इस पर भरोसा नहीं करते और स्कॉट भी नहीं कर रहा था, लेकिन जब उसने कुछ टूरिस्ट लोगों का एक वीडियो देखा तो वो पूरी तरीके से दंग रह जाता है, क्योंकि वो सारे टूरिस्ट जब रात के समय आगे बढ़ रहे थे तभी उन्होंने जब अपना कैमरा पीछे किया तो वहाँ पर बहुत ही अजीब तरीके का क्रिएचर था। वो क्रिएचर तो सीधा उनकी तरफ हमला करने के लिए बढ़ गया। सारे टूरिस्ट वहाँ से भाग जाते हैं अपनी जान बचाकर, लेकिन जिंदा वापस कोई भी नहीं आया। अब तो स्कॉट के अंदर एक जिज्ञासा जागने लगी थी कि वहाँ पर है क्या। उसे खुद जाकर चेक करना था और इससे ज्यादा एडवेंचरस वाली चीज क्या होगी। इसलिए स्कॉट डिसाइड करता है कि कल वो अपने दोस्तों के साथ ये डिस्कशन करेगा और उस अजीब सी प्लेस पर जाने के लिए उन्हें मनाएगा। लेकिन उसे क्या अंदाजा था कि ये एडवेंचरस एक्टिविटीज करने के बदले उनकी जान चली जाएगी। स्कॉट ने तो अगली सुबह इन सारी चीजों के बारे में जैक से पूछना स्टार्ट कर दिया। जैक यहाँ रहने वाला लोकल आदमी था तो उसे इस चीज के बारे में पता ही होगा। इनफैक्ट स्कॉट ने तो जैक को वो सारी वीडियोस भी दिखा दी जो उस फॉरेस्ट में ली गई थी। स्कॉट के बाकी दो साथी भी वहाँ पर आ जाते हैं और उनकी बातें सुनने लगते हैं। जैक यहाँ पर कई देर तक उन चीजों को देखता है और फिर बताने लगा कि वो इस जगह को जानता है। इस जगह के बारे में अफवाहें और कहानियां हैं कि यहाँ पर बहुत ही खतरनाक चीजें होती हैं और जो भी आज तक गया वो वापस नहीं आया। स्कॉट के
पेरेंट्स ने भी उसे यहाँ जाने से मना किया था, यानी वो इतनी ज्यादा खतरनाक जगह है। जैक यहाँ उन सभी लोगों को भी एक वार्निंग देता है कि तुम लोग वहाँ पर बिल्कुल मत जाना, लेकिन यहाँ पर स्कॉट और बाकियों का चेहरा देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि वो इस बात को सीरियसली लेंगे। उन्हें सिर्फ फॉरेस्ट में जाना है और एंजॉयमेंट करनी है। अब यहाँ देखते ही देखते रात हो गई थी और सभी लोग बॉन फायर के आसपास बैठे हुए थे। वो एक दूसरे से बातें करते अपने लाइफ के बारे में, लेकिन टॉपिक घूम फिर कर उसी अनजान फॉरेस्ट की तरफ चला आया जहाँ पर स्कॉट जाने की बात कर रहा था। सबके अंदर एक एक्साइटमेंट बढ़ने लगा, जैसे वो जानबूझकर उस जगह पर जाना चाहते हैं। यानी वो इन सारी अफवाहों और वार्निंग को बिल्कुल भी मान ही नहीं रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वो कोई कैंपिंग वाली जगह है जो बहुत फेमस है, भले उसमें कोई भी खतरा मौजूद हो। लेकिन जब जैक उनकी एक्साइटमेंट भरी बातें सुनता है तो वो फिर से वार्निंग देने लगा कि तुम वहाँ नहीं जा सकते, वहाँ जाना मतलब अपनी जान को खतरे में डालना। इसीलिए वो अपनी फ्रेंड कार्मेन को भी समझा देता है कि तुम उन लोगों को वहाँ जाने का रास्ता नहीं बताओगी। जैक ने उन लोगों को बचाने का काम तो कर दिया था, लेकिन जैसे ही अगला दिन होता है तो स्कॉट और बाकी सारे दोस्त कार्मेन को मैनिपुलेट करने लगे। वो कार्मेन से रिक्वेस्ट करते हैं कि हम वहाँ पर जाएंगे और जल्दी वापस आ जाएंगे, सिर्फ हमें थोड़ी एडवेंचरस एक्टिविटी करनी है। कार्मेन को इंस्ट्रक्शन मिले थे कि इन्हें नहीं बताना है, लेकिन सभी लोग अब उसके ऊपर प्रेशर डालने लगे कि हमें लेकर चलो वहाँ पर। बहुत ज्यादा मना करने के बावजूद भी जब कोई नहीं मानता तो कार्मेन को वहाँ लेकर जाना ही पड़ता है। वो सब तो अपना सामान पैक करने लगे थे। हमें तो बीच के ऊपर सैरा और एली दिखाई जाती है जो अब उनके साथ निकलने ही वाले थे, लेकिन यहाँ सैरा अपने दूसरी फ्रेंड एली को एक मोबाइल फोन का एप्लीकेशन दिखाती है। वो बता रही थी कि अगर हम कभी फंस जाए बहुत ही भीड़ वाले इलाके में और हमें मदद की जरूरत हो तो ये एप्लीकेशन बहुत ही काम आ सकता है। इसके अंदर सिंपल चीज है कि हमें सारी वीडियोस बनाकर डाल देने हैं और एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली सोशल मीडिया पर अपलोड्स कर देगा, जिससे सभी लोगों को पता चल जाएगा तुम्हारी लोकेशन के बारे में। इनफैक्ट ये इतना ज्यादा एडवांस है कि ये तुम्हारी जान पहचान वालों को कांटेक्ट भी कर सकता था, लेकिन ये सारी चीजें सिर्फ इमरजेंसी के दौरान ही करनी होगी, जो कि जल्दी उन सारे फ्रेंड्स को पढ़ने ही वाली है। अब सभी एक जीप में बैठकर निकल पड़े थे उसी अनजान फॉरेस्ट की तरफ। कार्मेन उन्हें रास्ता बता रही थी और उसे भी वो चीजें देखनी ही है, यानी उसे तो सिर्फ बहाना चाहिए था वहाँ लेकर जाने का। कुछ समय बाद जब बीच पर जैक वापस आता है और उसे ये शॉकिंग बात पता चली कि सभी लोग उस फॉरेस्ट की तरफ गए हैं, तब जैक एकदम से शॉक हो गया था। उसके मना करने के बावजूद भी वो नहीं रुके और अगर उसने जल्दी उन्हें नहीं बचाया तो सब मुसीबत में पड़ जाएंगे। इसीलिए जैक एकदम परेशान होकर अपनी जीप निकालता है और सीधा फॉरेस्ट की तरफ बढ़ चलता है। जैक के चेहरे पर एक तनाव सा दिखाई दे रहा था, जैसे उसे थोड़ा अंदाजा है कि फॉरेस्ट में क्या मौजूद है और अगर वो चीज स्कॉट और उसके साथियों के सामने आएगी तो उनका क्या हाल करेगी। इन्हीं चीजों के लिए जैक वहाँ पहुंचकर उन्हें रेस्क्यू करना चाहता था। यहाँ फॉरेस्ट के अब काफी अंदर तक स्कॉट और उसके सारे दोस्त पहुंच चुके थे। अब ऐसी जगह आ चुकी थी जहाँ पर वो अपनी जीप आगे नहीं लेकर जा सकते, इसीलिए सभी नीचे उतर जाते हैं, यानी उन्हें आगे का रास्ता पैदल ही तय करना है। कार्मेन उस जगह को जानती थी, इसीलिए वो उन्हें लेकर जाती है। यहाँ जैक जो कि अभी भी जीप में ही था, वो लगातार कार्मेन को कॉल करता है, लेकिन कार्मेन है कि कॉल ही नहीं पिक करती, क्योंकि उसे भी लग रहा था कि ये सब एकदम अफवाहें हैं, हम एकदम अच्छी तरीके से वापस भी आ जाएंगे घूमकर। इसीलिए वो जैक को परेशान नहीं करना चाहती थी, तो उसका कॉल पिक नहीं करती। जैक घबरा गया और तुरंत ही एक वॉइस मैसेज भी भेजा कार्मेन को, लेकिन वो स्कॉट और ट्रेविस से बात करने में इतना बिजी थी कि वो बिल्कुल ध्यान ही नहीं देती। जैसे तैसे वो सभी लोग काफी अंदर तक चले गए होते हैं। अब थोड़ी देर में ही पता चला कि वो एक वाटरफॉल के पास पहुंचे जो बहुत ही ब्यूटीफुल था। वहाँ पर बहुत सारा पानी बह रहा होता है और कोई भी अगर उसे देख ले तो उससे प्यार ही हो जाए। हर एक कोई बहुत ही ज्यादा खुश होता है कि एटलीस्ट उन्होंने यहाँ पर आने की हिम्मत दिखाई। देरी किस बात की थी, स्कॉट, ट्रेविस और बाकी सब कपड़े निकालते हैं और पानी के अंदर कूद पड़ते हैं नहाने के लिए। उन्हें इससे ज्यादा मजा और कहीं भी नहीं आ रहा था, लेकिन मजे के साथ साथ उनके साथ जो चीजें होने वाली हैं उसका किसी ने एक्सपेक्टेशन भी नहीं किया होगा। बेचारा वहाँ फॉरेस्ट के अंदर जैक उन्हें ढूंढने के लिए आगे बढ़ रहा था। वो तो लगातार उन्हें आवाज भी देता रहता है, लेकिन कोई रिस्पॉन्ड नहीं आता। पर तभी अचानक जैक को पेड़ के पीछे कुछ हलचल दिखाई पड़ी और ऐसा लग रहा था कि कोई काली आकृति उसका पीछा कर रही है। जैक एक समय पर हिम्मत तो जुटा लेता है, लेकिन उसने जो कहानियां यहाँ के बारे में सुनी थी वही सोचकर उसे काफी डर लगने लगा। बेचारा जैक घबराकर तुरंत ही अपनी जीप में बैठा और पीछे घुमाकर वहाँ से चला गया। उसने तो अपना काम कर दिया था, लेकिन स्कॉट और उसके साथियों ने उनकी बात मानी ही नहीं। यहाँ पानी के अंदर सभी बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे थे, पर तभी ट्रेविस और कार्मेन बाहर निकलते हैं और अपना एक प्राइवेट प्लेस ढूंढकर काफी एंजॉय करते हैं। ट्रेविस और कार्मेन एक दूसरे से अब प्यार करने लगे थे। दोनों थोड़ी दूरी पर पानी के अंदर चले जाते हैं और एक दूसरे को पकड़ लेते हैं। ये प्यार शो करने का एक तरीका था।
पर अचानक कार्मेन को लगा कि कोई झाड़ियों के अंदर से उन्हें देख रहा है। वो काफी सोच में पड़ गई, इसीलिए ये बात उसने ट्रेविस को भी बताई। ट्रेविस को लगा कि कोई छोटा मोटा जानवर होगा, लेकिन जब कार्मेन ने ज्यादा इंसिस्ट किया तो ट्रेविस खुद बाहर निकलता है और उस जगह पर जाकर देखने चला जाता है। झाड़ियां बहुत ही ज्यादा डेंस थी और आसपास कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, पर हमें ये भी पता चलता है कि ट्रेविस के पीछे भी कोई अनजान चीज है। यहाँ कार्मेन पानी के अंदर थी और काफी देर हो चुकी होती है। ट्रेविस वापस नहीं आया तो कार्मेन को भी टेंशन होने लगी। उससे कुछ न कुछ छोटी मोटी आवाजें फॉरेस्ट में से आ रही थी, इसीलिए फिलहाल वो ट्रेविस को ढूंढने के लिए निकल पड़ती है फॉरेस्ट में। कुछ देर तक उसकी सर्चिंग चालू रही, लेकिन फिर कार्मेन के चिल्लाने की आवाज आती है। स्कॉट और बाकी सारे लोग तो पानी से बाहर निकल चुके थे और उनका वेट करते हैं कि वो कब तक आएंगे, लेकिन जब उन्होंने भी कार्मेन की आवाज सुनी तो वो भागते हुए फॉरेस्ट में गए। हमें पता चला कि ट्रेविस एकदम सही सलामत है। उसने भी जब चिल्लाने की आवाज सुनी तो वो कार्मेन के पीछे भागा। ट्रेविस को तो कार्मेन का एक ब्रेसलेट नीचे गिरा हुआ मिलता है। उसने तुरंत ही उसे उठाया और जब आगे बढ़ा तो स्कॉट और बाकी सारे साथी मिल गए थे। ट्रेविस कहता है कि कार्मेन कहीं गायब हो चुकी है और जरूर वो मुसीबत में है, तो इसीलिए जल्द से जल्द सभी अलग अलग होकर कार्मेन को ढूंढने लग जाते हैं। उसके साथ शायद जो भी हो रहा है वो वही चीज है जिसके बारे में जैक ने बात किया था। कई देर तक तलाश करने के बावजूद भी कार्मेन का कोई अता पता नहीं होता। लग रहा था कि वो अचानक से गायब ही हो गई है। वो सारे दोस्त इकट्ठा होते हैं और स्कॉट ने तो रेस्क्यू टीम को भी कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन वो फॉरेस्ट ऐसा था कि वहाँ नेटवर्क ही नहीं होता। अलग अलग जगहों पर वो जाकर नेटवर्क की खोज कर रहे थे, पर उसका कुछ फायदा नहीं होता क्योंकि वो फॉरेस्ट इतना घना था कि कहीं भी खुली जगह नहीं होती। स्कॉट, ट्रेविस और बाकी दोस्त ट्राई कर रहे थे कि यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता मिले, लेकिन लग रहा था कि वो एक ही जगह पर लगातार घूम रहे, यानी कि किसी मेज की तरह। और अब तो लग रहा था कि उन्हें एक रात यहीं पर गुजारनी होगी इस खतरनाक फॉरेस्ट में। लेकिन अगर कभी ऐसी खतरनाक कंडीशन में हम फंस जाए जहाँ पर डेंस फॉरेस्ट मौजूद हो और मोबाइल में बिल्कुल भी सिग्नल नहीं मौजूद है ताकि आप मदद के लिए किसी को बुला सके, तो आखिर इस सिचुएशन में क्या किया जा सकता है? इस चीज से बचने के लिए सबसे पहली टेक्निक ये होती है कि अगर आपके मोबाइल में कोई सिग्नल नहीं आ रहा है तो आप वहां से किसी ऊंचाई वाली जगह पर जाइए, यानी कि किसी पहाड़ी या फिर चट्टानी वाले इलाके पर जहाँ सिग्नल अच्छी तरीके से मिलता है। अगर कोई माउंटेन इलाका नहीं दिखाई दे रहा है तो आप पेड़ पर भी चढ़ सकते हो। इवन थोड़ा सा भी हाइट ऊपर करने पर आपको बेटर सिग्नल मिल सकता है। दूसरी टेक्निक होती है कि आप फॉरेस्ट वाले डेंस एरिया से निकलकर थोड़ी खुली जगह पर आइए, जैसे कि किसी ओपन ग्राउंड में या फिर रोड वाले इलाके पर। वहां पर भी सिग्नल मिलने के चांसेस काफी ज्यादा हो जाते हैं। और अगर फिर भी कनेक्शन में काफी प्रॉब्लम हो रही है तो एक स्विच ऑफ और स्विच ऑन टेक्निक बहुत काम आती है, यानी कि हमें अपने मोबाइल फोन की एयरप्लेन मोड को ऑन ऑफ करना है कुछ सेकंड्स के दौरान। ये लगातार करते रहना है जब तक सिग्नल कनेक्ट ना हो जाए। इस टेक्निक से वीक नेटवर्क भी बहुत अच्छे तरीके से पकड़ लेता है। याद रहे, हमें अपने फोन की बैटरी बचा कर रखनी है तो उसे पावर सेवर मोड पर डाल दीजिए और वहां से निकलने के लिए सिर्फ एक चीज कीजिए कि वो वाटरफॉल जो बह रहा था उसकी डायरेक्शन फॉलो करते जाइए। यूजुअली देखा गया है कि वैसे वाटरफॉल का पानी जो नीचे जाता है उसे अगर फॉलो करते जाएंगे तो आसपास कुछ गांव या फिर सिटी तो मिल ही जाएगी, यानी वही एक अच्छा तरीका हो सकता है इस पूरे फॉरेस्ट से बाहर निकलने का। लेकिन यहाँ स्कॉट और उसके साथियों ने तो जानबूझकर ये मुसीबत अपने सर पर ले ली थी। फॉरेस्ट के अंदर तो पूरी रात हो चुकी थी और उन्हें कुछ अच्छे से दिखाई भी नहीं दे रहा था। सभी अपने टॉर्च ऑन करके आगे बढ़ते रहते हैं, यही होप करके कि वो बाहर निकल जाएंगे। पर अचानक उन्हें झाड़ियों के अंदर से कुछ तो आवाजें आने लगी, जैसे वहां पर कोई मौजूद है, लगातार उनके ऊपर नजर रख रहा है और अटैक करने वाला है। सब एकदम चौकन्ना होकर चारों तरफ देखते हैं। अब यहाँ ट्रेविस को लगने लगा कि ठीक उसके पीछे कोई तो खड़ा हुआ है, इसीलिए उसने बिना टाइम वेस्ट किए वो टॉर्च लाइट उस चीज के ऊपर मारी और उस समय पर सभी एकदम दंग रह गए थे, क्योंकि सच में झाड़ी के पीछे कोई तो अजीब सा जानवर था जिसके बड़े बड़े आंख और सर थे और उसके नाखून तो काफी नुकीले होते। रोशनी पड़ते ही वो क्रिएचर वहां से भागने लगा, यानी ये वही खतरनाक चीज थी जिसकी बात जैक कर रहा था। और अब जो इन सारे लोगों ने वो चीज देख ली है तो उन्हें भरोसा हो रहा है कि यहाँ पर आकर उन्होंने गलती कर दी। इतने ज्यादा खौफनाक तरीके से वो क्रिएचर चिल्ला रहा था कि सभी की रूह कांप जा रही थी। वो वहां से अलग अलग जगह पर भागने लग जाते हैं, जिसको जहां जगह मिल रही थी वो वहां पहुंच जाता। इसी चक्कर में ट्रेविस और एली अलग अलग हो जाते हैं। ट्रेविस एली को शांत कराकर उसी जगह पर रुकने के लिए कहता है। वो क्रिएचर आसपास ही था और उसके गुर्राने की आवाज वो महसूस कर पा रहे थे। थोड़ी देर तक वो एकदम चौकन्ना रहे, लेकिन फिर एक चिल्लाने की आवाज आती है। ये किसी और की नहीं बल्कि उनकी एक दूसरे फ्रेंड की होती है जिस पर क्रिएचर ने हमला कर दिया था। अपने फ्रेंड की आवाज से ये पता चल रहा था कि वो बहुत ज्यादा पेन में है, पर अफसोस एली और ट्रेविस जब अपने दोस्त के पास पहुंचे तब तक वो मर चुका था। उस क्रिएचर ने तो बुरी तरीके से उसका चेहरा ही फाड़ दिया होता है। एली इस बात से बहुत रोने लग जाती है, लेकिन ट्रेविस उसे पकड़कर खींच रहा था।
था, क्योंकि उन्हें यहाँ से निकलना है, नहीं तो क्रिएचर उनके ऊपर भी हमला कर देगा। जैसे तैसे वो स्कॉट और सेरा के पास पहुंचे और सब कुछ बताया कि उनका फ्रेंड मारा जा चुका है। वो क्रिएचर जो भी है वो हमारा दुश्मन है और हमें वो मारने से पीछे नहीं हटेगा। सभी लोग वहां पर एकदम से डरे हुए थे क्योंकि उनका एक साथी मर चुका होता है। ट्रेविस तो यहाँ स्कॉट को ही ब्लेम कर रहा था क्योंकि जैक के मना करने के बावजूद भी वो यहाँ पर आने की जिद करता रहा। कार्मेन भी उसकी वजह से मारी जा चुकी है। स्कॉट और ट्रेविस के बीच में तो काफी बहस होने लगी और वो झगड़ने भी लगे थे, लेकिन ये जगह झगड़ने का बिल्कुल भी नहीं है। झाड़ियों के पीछे से आवाज आती जा रही थी, यानी वो क्रिएचर अब अटैक करने के मूड में। एली और सेरा दोनों को शांत कराते हैं और कहते हैं कि हमें यहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढना होगा। तब जाकर स्कॉट और ट्रेविस ने दिमाग से काम लिया और आगे बढ़ते चले गए फोन की सिग्नल को ढूंढने के चक्कर में। सिग्नल वहां पर बहुत कम था क्योंकि फॉरेस्ट काफी डेंस होता है और जैसा हमने बताया कि डेंस फॉरेस्ट में सिग्नल ऑब्वियसली कम होता था। उन्हें या तो ऊंचे वाले हिस्से में जाना होगा या फिर किसी ओपन इलाके में, पर अफसोस रात का समय था और वो इतना एक्सप्लोर भी नहीं कर पा रहे थे। स्कॉट को तो यहाँ अपनी गलती का भी एहसास होता है कि वो इस जगह पर आखिर आया ही क्यों। उसकी टीम के 2 मेंबर्स बुरी तरीके से मारे जा चुके हैं। तब जाकर स्कॉट सेरा से मोबाइल लेता है और उस इमरजेंसी एप्लीकेशन को ऑन करता है, यानी वो वीडियो बनाएगा और वहां अपलोड कर देगा ताकि कोई मदद के लिए यहाँ पर आ जाए। स्कॉट ने तुरंत ही सारी वीडियोस रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर दिया और ये वही मोमेंट है जो हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। बाकी सब एकदम निराश होकर उसकी तरफ देख रहे थे और स्कॉट वीडियो बना रहा था। उसमें वो सब मेंशन करता है कि वो कहाँ पर फंसे हुए हैं और जिस क्रिएचर के बारे में यहाँ अफवाहें हैं वो रियलिटी में एग्जिस्ट करता है। उसी ने उनके ऊपर हमला किया और 2 दोस्तों को मार दिया, तो जितनी जल्दी हो सके हमारे लिए मदद भेजी जाए। स्कॉट ने उसे अपलोड तो कर दिया होता है, लेकिन कुछ देर बाद भी कोई बात नहीं बनी थी। स्कॉट ने अपना काम खत्म ही किया होता है, तभी फॉरेस्ट के अंदर से ट्रेविस के चिल्लाने की आवाज आने लगी। स्कॉट भागते हुए उसी आवाज का पीछा करता है और जब उसने देखा तो पता चला ट्रेविस घायल पड़ा हुआ है नीचे की तरफ। उसके बॉडी पर कई सारे खून के धब्बे हैं, यानी उस क्रिएचर ने उस पर अटैक कर दिया है। स्कॉट तुरंत ही मोबाइल निकालकर सब रिकॉर्ड करने लगा क्योंकि लोगों को ये सच्चाई पता चलनी चाहिए। वो साफ देख पा रहा था कि क्रिएचर धीरे धीरे ट्रेविस के पास आ रहा है और उसे पकड़ कर लेकर जा रहा है। बेचारा स्कॉट और बाकी सब इतना डर गए कि वो तुरंत ही अपनी जान बचाकर भागते हैं। सेरा और एली भी कहीं दूसरी तरफ ही चले गए थे, यानी अब सब भटक गए। ट्रेविस का क्या हुआ ये कुछ पता नहीं चलता। वहीं दूसरी तरफ बेचारा स्कॉट लगातार आगे बढ़ता ही रहा। अंधेरे में उससे ज्यादा कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसे अपनी जान की परवाह थी, इसीलिए ट्रेवल करते हुए अचानक उसे एक गुफा दिखाई दी। उस गुफा के अंदर वो चला गया और यही प्रे करता है कि क्रिएचर यहाँ पर ना आए। पर जैसे ही वो थोड़ा अंदर गया तो अभी कुछ आवाज आती है। वो जब ध्यान से देख रहा था तो पता चला उस जगह पर वही क्रिएचर है जो पकड़े गए अपने शिकार को लाकर खा रहा था। वहाँ पर तो स्कॉट के दोस्तों की डेड बॉडीज भी पड़ी थी। क्रिएचर उनके मांस से लेकर हड्डियां तक को भी नहीं छोड़ता। ये इतना डरावना सीन था कि स्कॉट को उल्टियां भी आती हैं, लेकिन वो कंट्रोल करता है और बिना आवाज किए पीछे हट जाता है क्योंकि क्रिएचर ने अगर सुन लिया तो वो उस पर भी अटैक जरूर करेगा। स्कॉट जैसे तैसे वापस फॉरेस्ट में आया और सेरा और एली को ढूंढना स्टार्ट कर दिया। वहाँ दूसरी तरफ हमें जैक दिखाया गया जो अपनी जीप लेकर वापस गाँव में पहुंच चुका था। उसने तो सोच लिया कि वो वापस वहाँ पर कभी नहीं जाएगा, लेकिन फिर जब वो अपना मोबाइल देखता है तो वहाँ पर स्कॉट का वीडियो था, यानी वो सोशल मीडिया पर अपलोड हो चुका है। वीडियो में वो साफ बता रहा था कि कैसे यहाँ पर वो फंस चुके हैं और कोई तो खतरनाक चीज है जो उनकी जान के पीछे पड़ी हुई है। इनफैक्ट उन्होंने तो ट्रेविस की डेड बॉडी भी देखी जिसे क्रिएचर पकड़ कर लेकर जा रहा था। जैक एकदम शॉक हो जाता है क्योंकि जो चीजें उसने सोची थी वही हो रही हैं। बाकी सारे लोग बहुत ज्यादा खतरे में मौजूद हो सकते हैं, इसीलिए वो जरा टाइम वेस्ट नहीं करता और अपने एक फ्रेंड के पास चला जाता है। उसका फ्रेंड आर्म फोर्सेस में काम करता था और उसे जब सारी बातें बताई गई तो वो इस केस को एकदम सीरियस ले लेता है। उसने इन्फॉर्मेशन अपने हायर कमांड पर शेयर की। इनफैक्ट अब स्कॉट द्वारा अपलोड की गई वो वीडियो काफी वायरल हो जाती है। हर एक न्यूज चैनल और हर एक लोग यही न्यूज देख रहे थे। इवन गवर्नमेंट भी डिमांड करने लगी कि उनकी मदद करनी चाहिए। जल्द से जल्द रेस्क्यू मिशन एस्टैब्लिश किया गया और कई मिलिट्री सोल्जर्स और एयर फोर्सेस वहाँ पर भेजे गए और इससे शायद हो सकता है कि स्कॉट और बाकी बचे हुए लोग बच जाएं। यहाँ फॉरेस्ट में स्कॉट, सेरा और एली बचे हुए थे और कैसे भी करके सरवाइव करते हैं। सुबह का समय हो चुका था, इसीलिए उन्हें ज्यादा डर नहीं लगता। उनके पास रिसोर्सेज भी नहीं थे और पानी की एक ही बोतल थी, फिर भी वो अपना सफर आगे तय करते ही हैं। लेकिन अब जैसे ही उन्होंने आसमान में हेलीकॉप्टर की आवाज सुनी तो उनमें एक उषा की किरण जग गई थी। वो तीनों जल्द से जल्द खुशी के मारे उसी हेलीकॉप्टर के पास भागने लगे। वो उन्हें हाथ दिखाते और अपनी लोकेशन डिक्टेट करते। वो सब लगातार भागते
आगे जा रहे थे, लेकिन सैरा का पैर अचानक फिसल गया। वो तुरंत ही नीचे गिर जाती है और बाद में पता चला कि उसका पैर ही टूट चुका है। सैरा अब अपने पैरों पर चल नहीं सकती। स्कॉट और एली तुरंत उसकी मदद करने आ जाते हैं और उसके टूटे गए पैर पर कपड़े बांध देते हैं। पर यहाँ स्कॉट को अंदाजा था कि एक जगह पर वो रुक नहीं सकते, क्योंकि क्रिएचर कभी भी उन पर हमला कर सकता है। इसीलिए स्कॉट एली को कह रहा था कि तुम जाकर रेस्क्यू टीम को लोकेशन बताओ, उन्हें यहाँ पर लेकर आओ ताकि हम जा सकें। एली को थोड़ा एक समय पर डर लगता है, लेकिन आखिरकार वो वहाँ से चली ही गई। स्कॉट को अभी भी उस क्रिएचर की आवाजें आ रही थी, इसीलिए वो घायल पड़ी हुई सैरा को अपने कंधे पर उठाता है और वहाँ से आगे बढ़ता है। थोड़ी देर के अंदर एली आखिरकार एक ओपन एरिया पर पहुंची जहाँ पर रेस्क्यू हेलीकॉप्टर था। उसके अंदर एक कैमरामैन भी होता है जो सब रिकॉर्ड कर रहा था। उन्होंने तो ये देख लिया कि एली वहाँ पर फंसी हुई है और मदद के लिए बुला रही है। पर अगले ही मोमेंट में फॉरेस्ट में से वही खतरनाक एंटिटी बाहर निकली और उसने कैमरा के सामने ही एली को पकड़ लिया। एली चिल्लाते रह गई और वो खतरनाक क्रिएचर उसे पकड़कर लेकर जाने लगा। ये सब लाइव टेलीकास्ट हो रहा था और कई लोगों ने उस अजीब से क्रिएचर को देख भी लिया होता है, लेकिन कुछ देर बाद ही उस लाइव टेलीकास्ट को बंद कर दिया गया, क्योंकि ये एक ऐसा सच था जो दुनिया के सामने नहीं आने देना चाहते। स्कॉट कैसे भी घायल पड़ी हुई सैरा को उठाकर एक पेड़ के पास आता है और आसपास देखने लगता है। क्रिएचर की आवाज गूंज रही थी और वो रेडी था अटैक करने के लिए। स्कॉट और सैरा तो अब काफी डर गए थे, क्योंकि हमला कभी भी हो सकता था। दोनों तो यही प्रे करते हैं कि हेलीकॉप्टर और रेस्क्यू टीम वालों को उनकी लोकेशन पता चल गई हो। पर अगले ही मोमेंट में अचानक वही क्रिएचर सैरा के सामने आ गया, इतना खौफनाक कि कोई भी देखकर उसे डर जाए। दोनों जब चिल्लाने लग जाते हैं तो उस क्रिएचर ने सैरा का पैर पकड़ लिया और उसे खींचने लगा। यानी अब वो पूरी तरीके से सैरा पर अटैक कर रहा है और उसे खाना चाहता है। बेचारी सैरा चिल्लाते ही जा रही थी। अब स्कॉट ऐसा कैसे होने दे सकता था, इसीलिए वो बीच में आता है और बहुत कोशिश करता है सैरा को छुड़ाने की। लेकिन जब क्रिएचर उसे पकड़ कर रख रहा था, तभी स्कॉट ने जमीन से एक लकड़ी उठाई और सीधा उस क्रिएचर के चेहरे पर मार दिया। इस वार से क्रिएचर को ज्यादा नुकसान तो नहीं होता, लेकिन वो पीछे जाकर गिरा। लेकिन अब वो शायद गुस्से में लग रहा था और वो सैरा को छोड़कर सीधा स्कॉट के ऊपर कूदता है। स्कॉट के हाथ से वो लकड़ी भी गिर गई थी, क्योंकि वो टूट गई होती है और अब उसके पास कुछ भी नहीं है उस क्रिएचर से लड़ाई करने के लिए। क्रिएचर तो उसके ऊपर कूदकर अपने लंबे नाखूनों से उसे डैमेज पहुंचाता जा रहा था। बेचारा स्कॉट सिर्फ अपने दोनों हाथों से उसे थोड़ा सा दूर रखता है, क्योंकि अगर एक बार वो पास आ गया तो स्कॉट का मरना तय है, क्योंकि वो क्रिएचर अपने नुकीले दांतों से स्कॉट का गला पहले काटेगा, जो कि ऑब्वियस बात है कि हर एक जानवर वहीं पर अटैक करते हैं। एक मोमेंट पर लगा कि स्कॉट की तो जान ही चली जाएगी। क्रिएचर उसके काफी पास पहुंच चुका था और अपनी लंबी जीभ से उसे चाटता रहता है, यानी वो अब उसे खाने वाला है। लेकिन इस पोजीशन में अगर कोई भी जानवर या फिर खतरनाक चीज हम पर हमला कर रही है तो उनका अटैक करने का पैटर्न हमेशा सेम ही रहता है, यानी वो ट्राई करते हैं कि अपने शिकार का गला काटकर उसे मार दें। तो इसलिए स्कॉट की जगह पर कभी हम फंसे रहते तो हमें अपना गला प्रोटेक्ट करना है। ट्राई करना है कि हम अपना हाथ बीच में ला दे उस क्रिएचर या फिर जानवर के, जिससे हमारा हार्ट ही डैमेज हो और गला बच जाए। अगर इस मोमेंट पर स्कॉट ने उस क्रिएचर के आंख में थोड़ी मिट्टी डाल दी होती तो शायद वो कुछ देख नहीं पाता और अच्छा मौका मिलने पर वो वहां से भाग भी सकते थे। लेकिन उससे भी अच्छी बात ये हुई कि उस जगह पर गोलियां चलने की आवाज आती है, यानी ऑब्वियस बात है कि सोल्जर्स और रेस्क्यू टीम वहां पहुंच गई है। क्रिएचर ने जैसे ही इतनी तेज आवाज सुनी तो वो पीछे हटा और चारों तरफ देखते हुए झाड़ियों के अंदर भाग गया। धीरे धीरे वो सारे रेस्क्यूअर्स और सोल्जर्स वहां पर आ जाते हैं अपनी बंदूक लेकर, यानी उन्हें एक्चुअल लोकेशन के बारे में पहले ही पता चल गया था। भले ही वो एली को नहीं बचा पाए, लेकिन यहाँ पहुंचकर वो स्कॉट और सैरा को सेव कर देते हैं। फिलहाल तो वो दोनों बहुत ज्यादा घायल हो चुके थे, तो रेस्क्यू टीम उन्हें अपने साथ हेलीकॉप्टर में लेकर जाती है। उनका इलाज होना बहुत जरूरी था, पर अच्छी बात है कि उन्हें रेस्क्यू कर लिया गया है। जल्द से जल्द हेलीकॉप्टर से उन्हें हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया और हर एक बॉडी पर जितनी भी खरोंचे लगी हैं उनका अच्छी तरीके से इलाज कराया गया। चारों तरफ न्यूज फैल चुकी थी कि बचे हुए 2 लोगों को वापस ला दिया गया, पर उस क्रिएचर की सच्चाई तो सभी के सामने नेशनल टेलीविजन पर हुई थी। सभी क्वेश्चन कर रहे थे कि ऐसे टूरिस्ट प्लेस पर इतनी खतरनाक चीजें क्या कर रही हैं? क्या गवर्नमेंट इन चीजों का कुछ समाधान नहीं निकाल सकती? बहुत सारे क्वेश्चन सरकार के ऊपर रेज हो रहे थे। यहाँ हॉस्पिटल में स्कॉट और सैरा कुछ ही दिनों के अंदर रिकवर होने लग जाते हैं। वो दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे थे और यही सोचते हैं कि अच्छी बात है कि वो बच गए, पर उन्होंने अपने कई सारे दोस्तों को खो दिया जो उनके दिल के पास थे। स्कॉट न्यूज देखते हुए एकदम सदमे में होता है, क्योंकि एक्चुअल में वो अपने आप को दोषी मानता था उस जगह पर जाने की जिद करने का, और उसी वजह से उसके इतने सारे दोस्त मारे गए। स्कॉट और सैरा को याद है कि उसने उस क्रिएचर को कितने पास से देखा है और ऑलमोस्ट वो उन्हें मारने वाला था। स्कॉट तो कैमरा द्वारा खींची गई अपने सभी दोस्तों की फोटोज देखता है जब वो उस झरने के पास पहुंचे थे। उस समय सब काफी खुश लग रहे होते हैं इस सबसे अनजान कि आगे उनके साथ क्या होने वाला था। शायद अब स्कॉट की लाइफ इसी गिल्ट में आगे चलकर कटने वाली है और हमारी कहानी यहीं पर इस तरीके
तरीके से खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, अगर आपको मेरा नरेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।